हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इनर पीस में। दोस्तों, अपनी पहल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 7वें वीडियो यूके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 7 में हम उत्तराखंड के विभिन्न एग्जामों समूह ग उत्तराखंड राज्य की पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी, एनटी, फॉरेस्ट रेंजर, पटवारी, लेक्चरर और उत्तराखंड पीसीएस के अन्य परीक्षाओं के बहुविकल्पी प्रश्नों को ध्यान में रख के यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चंस लाए हैं। दोस्तों, हमारी पहल है कि हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को पहुंचाएं, लेकिन उस जल्दबाजी में हम प्रश्न के मेन सार को न खोते हुए, मतलब कि हम प्रश्न के मेन तत्व को भी आपको देना चाहते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन के साथ एक शॉर्ट नोट भी आपको दोस्तों पहुंचा रहे हैं। चलिए इसी क्रम में शुरुआत करने से पहले बात करें तो आप कुछ लोगों का ब्रजराज सिंह जी, सूरज भंडारी जी, विनीत डिमरी जी, जयपाल सिंह जी, जसवीर सिंह नेगी जी, बलदेव राज सिंह जी, कैलाश सिंह कन्याल जी और योगी मेहरा जी। दोस्तों, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स दिए हैं, जो कि हमारी टीम के लिए आगे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छे लैंडमार्क हो रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि हमें कैसे वीडियोज बनाने हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हों। आप लोग इसी प्रकार से हमें कमेंट करते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की थी। निम्न में से वो कौन सा जिला है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चंस दिए हैं वे उत्तराखंड राज्य की पर्यवेक्षक को ध्यान में रखते हैं और उसके 2015 के प्रश्नों के आधार पर बनाए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन यही है कि 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों की घोषणा की थी। उनमें से निम्न में से एक जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रामनगर, काशीपुर, डीडीहाट, चकरा था। आपके लिए टाइम है दोस्तों। अगर आपने अपना आंसर ढूंढ लिया हो तो इसका आंसर है डीडीहाट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। तो 2011-15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने 4 जिलों को बनाने की घोषणा की थी, हालांकि जो अब तक बने नहीं हैं दोस्तों, जिनके नाम थे डीडीहाट, रानीखेत, यमुनोत्री और कोटद्वार। आइए उससे पहले कुछ देख लें। ये उत्तराखंड के मैप में दोस्तों, ये जो कलरफुल एरिया है ये कुमाऊं का एरिया है, और जो ये दूसरा एरिया है ये गढ़वाल का एरिया है। कुमाऊं में देखा जाए तो दोस्तों 6 जिले हैं: पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और गढ़वाल की बात की जाए तो चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। इस प्रकार से 13 जिले उत्तराखंड में हैं, 6 कुमाऊं में, 7 गढ़वाल में। और अगर इसकी बात की जाए तो इसमें से 2 जो जिले बनने थे वो कुमाऊं में, डीडीहाट और रानीखेत। डीडीहाट पिथौरागढ़ जिले से बनाना था नंबर 1 पे, और नंबर 2 अल्मोड़ा से तोड़ के रानीखेत को बनाना था। और यमुनोत्री और कोटद्वार गढ़वाल से, यमुनोत्री 3 नंबर यहाँ देखिए उत्तरकाशी के इस भाग से यमुनोत्री को बनाना था, और कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से तोड़ के बनाना था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इससे किसी और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपकी बार ऑप्शन में रानीखेत लिख दे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हरिद्वार, चमोली, चंपावत, श्रीनगर, या ऑप्शन में इनने श्रीनगर के ब्रैकेट में पौड़ी भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपने इसका आंसर दे दिया हो तो हमें इसको बताएं। इसका आंसर है मोलाराम चित्र संग्रहालय, श्रीनगर में स्थित है। चलिए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। मोलाराम अगर की बात करें तो वो एक भारतीय चित्रकार थे जो 1743 ईस्वी में पैदा हुए और 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई 90 वर्ष की उम्र में। और दोस्तों, खास बात ये थी कि इन्होंने कांगड़ा स्कूल चित्रकला की गढ़वाल शाखा की शुरुआत की थी। ये मोलाराम की एक पेंटिंग आपके सामने हमने दी है। तो कांगड़ा स्कूल चित्रकला की गढ़वाल शाखा की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। और उनका जन्म श्रीनगर में हुआ था, इसीलिए श्रीनगर में उनके नाम पे एक मोलाराम चित्र संग्रहालय भी है। तो दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों जो आया था, सोमेश्वर, हवालबाग और रामनगर कस्बे किस नदी के किनारे बसे हैं? सोमेश्वर, हवालबाग और रामनगर कस्बे, गौला, गोमती, कोसी, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने इसका आंसर दे दिया हो दोस्तों तो इसका आंसर है कोसी। दोस्तों, हमारी टीम उत्तराखंड की नदियों के बारे में एक वीडियो बना रही है जो थोड़े दिनों बाद आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। चलिए अगले में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए यमुनोत्री, हरिद्वार, नैनीताल या उधम सिंह नगर। सूर्य कुंड, अगर आपने आंसर दे दिया हो दोस्तों तो इसका आंसर है यमुनोत्री। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यमुनोत्री दो खुद उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। वहाँ पर
एक कुंड है जिसका नाम सूर्य कुंड है। इसकी खासियत यही है, हमने इसका पिक भी दिया है सूर्य कुंड का, इसका उच्चतम तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक जाता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों जो भक्तजन जाते हैं वो क्या करते हैं, यमुनोत्री में माता के लिए जो प्रसाद चढ़ाते हैं तो कपड़े की पोटली में आलू और चावल को लटका देते हैं। यहाँ पे देखिए लटकाया है, और ये उबल के पक जाते हैं। इसी का प्रसाद यहाँ चढ़ाया जाता है और घर को भी ले जाया जाता है। इसलिए यमुनोत्री इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे ज्योग्राफी की वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हाल ही में स्थापित भारत का 29वां राज्य कौन सा है? ये 2015 के पेपर में था, इसलिए इन्हें हाल ही में लिखा हुआ है दोस्तों। तो उत्तराखंड, विदर्भ, तमिलनाडु या तेलंगाना। दोस्तों विदर्भ भारत का कोई राज्य नहीं है, ये हमें पता ही है। उत्तराखंड की बात करें तो ये 2000 में बना था, तो ये भी नहीं होगा। और तमिलनाडु पहले ही भारत का राज्य बन चुका था, तो इसका आंसर डी है, तेलंगाना, जिसे हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। और अब थोड़ी सी दोस्तों बात कर लें। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य को बनाया गया था दोस्तों। तेलंगाना का लोकेशन ये है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो तो ये तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश से तोड़ के तेलंगाना बना था, और तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद है, जो कि आंध्र प्रदेश की भी थी। और 2 जून 2014 अब जो है आंध्र प्रदेश को एक नई प्रस्तावित राजधानी मिली है, जिसका नाम दोस्तों अमरावती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले पेपर में आ सकता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, प्रस्तावित राजधानी कौन सी है, तो अमरावती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं भारत के कुछ पुराने बने राज्यों की। नवंबर 2000 में भारत सरकार ने 3 राज्य बनाए थे दोस्तों। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। दोस्तों 9 नवंबर को बीच में उत्तराखंड बनाया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश से तोड़ के बनाया गया था। और उससे पहले 1 नवंबर को भारत का बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था, जिसे कि मध्य प्रदेश को तोड़ के बनाया गया था। ये छत्तीसगढ़ है दोस्तों। और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग किया गया था। और 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बनाया गया था। तेलंगाना की राजधानी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का विभाजन किस वर्ष हुआ? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी पिछली बार 2015 में आया था, और ये क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जा रहा है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना, तो उत्तर प्रदेश से ही बना था। तो इसका आंसर 2001, 2000, 1999, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी है 2000, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का द्विभाग हुए और उससे उत्तराखंड बना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस अवधि में देश के राष्ट्रपति थे, मतलब किस अवधि में दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1948 से लेकर के 1952, 1947 से 1956, ऑप्शन सी 1947 से 1966, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने आंसर दे दिया हो तो इसमें एक डिस्कशन करते हैं दोस्तों। देश का राष्ट्रपति तब बनेगा दोस्तों जब हमारा संविधान लागू होगा, और हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, है ना दोस्तों। तो 1950 से ही देश के राष्ट्रपति बनेंगे ना, तो यहाँ पर ऑप्शन में 1950 कोई है ही नहीं, सारे 1947 या 1948 हैं। तो तीनों ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते, तो इसका आंसर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962, लगभग 12 वर्षों से भी ज़्यादा का समय के लिए देश के राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा इनके बारे में 2-3 खास बातें और भी हैं। ये भारत में सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति बनने वाले और 2 बार लगातार राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ये 1952 और 1957 में 2 बार राष्ट्रपति का इलेक्शन में जीता था। संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, और साथ ही साथ इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। ये कुछ बात होगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब दोस्तों हो सकता है कि भारत के किसी और राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन आ जाए, तो इसके लिए हमारी टीम ने आपके लिए कुछ वर्क किया है। आइए इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। हमने भारत के कुछ 4 से 5 राष्ट्रपतियों को आपके सामने लेके आए हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं, जो भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, जो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, और जो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे, और लगातार 2 इलेक्शन जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भी हैं। 1950 से 1962 इनका कार्यकाल है। दूसरे आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ये पिक है दोस्तों। इनके बारे में खास बात ये है कि ये दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, इन्हें भी भारत रत्न दिया गया है, लेकिन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे, और ये भी 12 साल के लिए 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे, और 1962 से 1966 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और इनके जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में, टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे
फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद जो कि इनका पिक ये है। तो श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद जी इसलिए भी इम्पोर्टेंस रखते हैं कि ये होने को तो भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, लेकिन इनके कार्यकाल में भारत में आपातकाल लगाया गया था। इनका एरा है 1974 से 77 तक, 74 से 77 तक, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में इन्हीं के कार्यकाल में आपातकाल लगाया था, भारत में आंतरिक आपातकाल। अगली आती हैं प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इनका एरा है 2007 से 2012। ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी, और इनके बारे में खास बात यह है कि भारत की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी, और भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी। तो इसलिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, जो भारत के अभी 14वें निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जो 20 जुलाई 2017 से अब तक राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, इनसे कोई क्वेश्चन आपके सामने कहीं टकरा जा सकता है, तो कम से कम इतने राष्ट्रपतियों का कार्यकाल और इनके बारे में आप जरूर याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है? कोबोल, पास्कल, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आपने इसका आंसर बता दिया हो तो इसका आंसर न्यूट्रॉन कभी नहीं हो सकता, पास्कल नहीं हो सकता, इसका आंसर है कोबोल। क्यों? आइए देखते हैं। कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, तो यही हमारा आंसर है। लेकिन क्योंकि हम इसके अलावा पर भी डिस्कस करेंगे, तो अगला जो टॉपिक था वो था पास्कल। दोस्तों, पास्कल दबाव या प्रेशर की इकाई है, खासकर हवाई दबाव या एयर प्रेशर को नापने के लिए पास्कल का प्रयोग किया जाता है। और जो तीसरा ऑप्शन था न्यूट्रॉन। दोस्तों, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है, फंडामेंटल कण है, मतलब परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में 2 कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और लेकिन प्रोटॉन में धनावेश होता है, न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है। वेट इसमें प्रोटॉन के बराबर ही होता है लगभग। और इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। दोस्तों, ये कुछ डिस्कशन यहाँ पे हो गया। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह, रेड प्लेनेट, प्लूटो, शुक्र, मंगल, या इनमें से कोई नहीं? लाल ग्रह, प्लूटो, शुक्र, मंगल, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने अपना आंसर दे दिया हो तो दोस्तों इसका आंसर है मंगल। आइए कैसे? दोस्तों, मंगल ग्रह को अक्सर लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखिए, फिक देखेंगे तो ये नारंगी या लाल सितारे के रूप में आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई क्या है? यूनिट क्या है इलेक्ट्रिसिटी की? एम्पियर, वॉट, वोल्ट या कूलॉम? विद्युत धारा की इकाई यूनिट क्या है? एम्पियर, वॉट, वोल्ट या कूलॉम? देखो दोस्तों, आपने कभी कभी टेक्निकली ये वर्ड सुने होंगे कि इतने एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये तो एम्पियर ही इसका आंसर होता है। आइए कैसे? तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आज की। तो एम्पियर को छोड़ के जो 3 है, वॉट, वोल्ट और कूलॉम, पहले हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो पावर के लिए जो है उसकी यूनिट है वॉट। वॉट जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया, उन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। तो पावर की जो यूनिट है दोस्तों, वॉट हो गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या हिंदी में विभव भी कहते हैं, कि यूनिट वोल्ट है। और इलेक्ट्रिक चार्ज या आवेश की यूनिट कूलॉम है, जो कि कूलॉम साइंटिस्ट के नाम पे है थी इस बारे में। तो अगर विद्युत धारा की ऐसा यूनिट पूछी जाए तो दोस्तों इनमें क्या है? अब ये है एम्पियर। तो दोस्तों, ये कुछ बातें बताई हमने। हम अब अपने अगले वीडियो यूके MCQ 8 में इसी प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्नों को आपके पास लेके आएंगे, और उनके साथ कुछ शॉर्ट नोट्स भी साथ में ले आएंगे। तब तक दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए हमारे चैनल इनर पीस। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।